हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 क्लास का हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले हम लोग राष्ट्रवाद को समझते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। अपने देश के लिए कुछ करना, जैसे कि देश के लिए अच्छी सोच रखना, देश के लिए कोई अच्छा काम करना, राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की शुरुआत देखा जाए तो महात्मा गांधी के समय से हुई। इसकी परिभाषा किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों के बीच अर्थात आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद सदैव धर्म से बड़ा होता है, ये गांधी जी का कहना था। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध को भी पढ़ेंगे, जो कब शुरू हुआ था, 1914 में। उसके बाद सत्याग्रह पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे और भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो भारत में राष्ट्रवाद से ही ये चैप्टर शुरू हुई है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था, लेकिन अंग्रेजों का जब यहाँ शासन हुआ तो उन लोगों ने भारतवासियों पर और भारत में रहने वाले लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार किए, जिसके कारण लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति भावना जागृत हुई कि किस तरह से अपने देश को आज़ाद किया जाए। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। पहले के समय में कोई भी देश किसी देश को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, व्यापारिक दृष्टि से अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए। तो भारत भी ब्रिटिश के अधीन था और ज़्यादातर देश ब्रिटिश के ही अधीन थे। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग अपनी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह उपनिवेशवाद का असर हर वर्ग में एक जैसा नहीं था। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी
निहित थे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो राष्ट्रवाद की चेतना लोगों में और भी अधिक आ गई। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी, ये हम लोग देखेंगे। तो उस पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन से। तो 1919 के बाद सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों में किस तक या कहाँ तक फैला था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धति सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, इनके क्या परिणाम हुए। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध इतना लंबा खिंचा कि उसमें बहुत अधिक रक्षा व्यय पे खर्च हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत अधिक कर लगा दिए। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें जो थी वो दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था और अंग्रेज क्या किए कि गांव में जाकर नवयुवकों को, जो पढ़ने वाले थे या जो किसान थे, खेती करते थे, उन्हें जबरन सेना में भर्ती कर दिया गया। 1918 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी अभाव हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैली, जिसमें 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। अभी जिस तरह से कोरोना महामारी फैला हुआ है ना, उसी तरह से उस समय भी, प्रथम विश्व युद्ध के समय भी फ्लू नामक एक दुर्भिक्ष महामारी फैली थी, जिसमें 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जितनी भी बीमारियां हमारे देश में आई है वो सब बाहर के देशों से ही आई है, पहले का समय हो या अभी का समय हो। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद उनकी मुसीबतें जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया, और वो थे कौन? हमारे महात्मा गांधी। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह
यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी जबरदस्ती नहीं, आग्रह करके, अनुरोध करके, और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी का कहना था कि हमें सत्य के लिए आग्रह करके किसी भी चीज को मनवाना है और प्राप्त करना है। इसके लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, और कई बार उन्हें इसमें सफलता भी हासिल हुई। और अगर कहीं इसके कारण हिंसा छिड़ जाती थी तो गांधी जी उसे स्वीकार करते थे और सत्याग्रह से पीछे हट जाते थे कुछ समय के लिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी को विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध देगा। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और 1916 में उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 1916 में उन्होंने सबसे पहले बिहार के चंपारण जिले में का दौरा किया और वहाँ किसानों को संघर्ष के लिए उन्होंने प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के दूसरा आंदोलन उन्होंने कब किया? 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी तीसरा सत्याग्रह आंदोलन छेड़े। 1918 में अंडरलाइन करते जाइएगा बच्चों। गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया अहमदाबाद में। अब है रॉलेट एक्ट। एक कानून है जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने इस कानून को लागू कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक उद्देश्यों को 2 साल तक किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दे दिया गया था। किसी भी कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जाता था और ये भारतीयों के सहमति के बिना ही अंग्रेजों ने इसे लागू कर दिया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में हड़ताल हुई, दुकानें बंद की गई। इस व्यापक जन उभार से तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की शंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर के बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली
प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी और ये 10 अप्रैल को अमृतसर में एक सभा हो रही थी, उस सभा पर अंग्रेजों ने गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखाने, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। अब इसमें हम लोग रॉलेट एक्ट एक बहुत ही खराब कानून था जिसमें किसी भी कैदी को बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए 2 साल तक जेल में रखा जाता था, जबकि ये कानून के खिलाफ था। आइए अब हम लोग इधर देखते हैं, जलियांवाला बाग का कांड को भी जानेंगे हम लोग कि किस तरह से अंग्रेजों ने 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत कर रहे थे और उसी समय उस मैदान का नाम था जलियांवाला मैदान। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। उसी समय जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और आते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया और सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। लोग जगह जगह दंगा भड़क उठा क्योंकि सारे अखबार में भी इसकी निंदा होने लगी थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। और इतना ही नहीं, जनरल डायर ने तो गोली तो चलवाई ही, ऊपर से जो सत्याग्रह में शामिल थे लोग, उन्हें जमीन पर नाक रगड़ के लिए सड़क पर घिसट कर चलने के लिए और अंग्रेज साहबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे जाने लगे, बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी अपना आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे भारत में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो। उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं और इसी समय एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसको आगे हम लोग देखेंगे। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसे खलीफा कहा जाता था, ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों सगे भाई थे और कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त
जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग ही क्यों? अब सवाल उठा कि असहयोग ही क्यों, असहयोग आंदोलन ही क्यों? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि भारत में अंग्रेजों का आगमन में बहुत बड़ा हाथ था भारतवासियों को। उन्होंने उन्हें व्यापार के लिए आमंत्रित किया और दिन प्रतिदिन अंग्रेज जो थे वो अपना पांव फैलाते चले गए। तो गांधी जी का कहना था कि जब यहाँ के लोग अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो अंग्रेज सरकार जो है वो साल भर में उखड़ जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने जो लोगों को पदवी दी थी उन्हें लौटा देना चाहिए। ये भी विरोध प्रकट करने का एक तरीका था। और सरकारी नौकरियों जैसे कि सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं कर रहे थे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। 1920, इसको अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया? विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा? आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसका अर्थ अलग अलग था। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया।
आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता था प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें किसी भी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने की मनाही होती थी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात जो था वो आधा हो गया घटकर। उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। एक तो खादी के कपड़े महंगे और मोटे होते थे और इनमें कलर नहीं होता था, सफ़ेद रंग के होते थे, जिसका रखरखाव करना भी इन गरीब लोगों के लिए, गरीब भारतवासियों के लिए मुश्किल काम था। तो धीरे धीरे लोग फिर से क्या किए, इन कपड़ों को लंबे समय तक विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं हुआ और फिर से विदेशी कपड़े जो थे वो बाजार में आ गए। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया भी बहुत धीमी थी। अब पढ़ाई छोड़ दिए थे विद्यार्थी, तो उसके लिए तो कोई उसका रास्ता निकालना था, लेकिन इसकी स्थापना करना भी इतना आसान नहीं थी। इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी थी। तो फिर से विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में लौटने लगे, शिक्षक भी स्कूल में फिर से अपना योगदान देने लगे, अदालत में भी लोग लौटने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था जो बागानों में अनुबंध के द्वारा जाते थे, एग्रीमेंट यानी अनुबंध के तहत जाते थे, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार यानी कि बिना पैसे लिए किसानों से काम लिया जाता था, या तो बहुत ही थोड़े या खाना कुछ देकर उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। पट्टेदार यानी कि जो किसान की छोटी मोटी ज़मीन होती थी उसे वो पट्टेदारी यानी बटाई पर लगा देते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से भी हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों को दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों के संगठन में 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब
आंदोलन फैला तो तल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, ऐसी अफवाह फैला दी गई थी। गांधी जी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ अलग ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अंग्रेज सरकार जंगलों में लोगों का आना जाना मना कर दिया था। जंगलों को 3 भागों में बांट दिया गया था और किसान यहाँ तक कि अपने मवेशियों को भी चरा नहीं सकते थे, जलावन की लकड़ी तक नहीं ले सकते थे और ना ही कोई कंद मूल फल ले सकते थे। इससे पहाड़ों के लोगों में बहुत गुस्सा था। ना केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी उनसे छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश भी की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। बगानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम की बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन 4 दीवारियों से वो जब चाहे वो आ जा सकते हैं, क्योंकि पहले उन्हें एक बार अगर बगान का काम में अगर वो चले गए तो फिर वहाँ से निकलना मुश्किल होता था। लेकिन गांधी जी के आने के बाद से उन्हें इतनी छूट मिली थी कि वो 4 दीवारी से बाहर आ जा सकते थे। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर वापस चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ चुका है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण रास्ते में ही वो फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने
हिसाब से अर्थ लगा लिया था। उनके लिए यह एक ऐसा युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगे। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी के नाम को लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ कर रखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित था। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे सविनय अवज्ञा की ओर। इसमें हम लोग वहीं तक देखते हैं, अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, और वीडियो को देखिए और किताब को सामने खोल कर रखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा।